हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मारुति ऑनलाइन स्टडी। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है। आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे इस टाइम पे लॉकडाउन की स्थिति है, तो आप घर पे रहें और सेफ़ रहें और कंटिन्यू मारुति ऑनलाइन स्टडी के साथ आप अपनी पढ़ाई करते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न बनते ही हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करके ज़रूर बताइए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो आज का टॉपिक है भारतीय कृषि। चलिए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कैसे पढ़ते हैं। थ्योरी वाइज नहीं, हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में कृषि राज्य का विषय का वर्णन किया गया है। कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की गई है। अब यह आरआरबी क्या है? आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है और नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो कि काफ़ी एग्जाम हुई है, पूछा भी जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में 48.9% श्रम शक्ति केवल कृषि पर आधारित है। किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। अगला पॉइंट है, भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। चलते हैं अगले पॉइंट में। यह पॉइंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछता है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को 1967 में। इसके बाद 1983 और 84 के बीच दूसरी हरित क्रांति लाई गई थी। फिर कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर बोरलॉग को। और भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब समझते हैं कि भारत में कौन कौन सी क्रांति लाई गई। तो सबसे पहली क्रांति लाई गई हरित क्रांति, जिसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन और उसको बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। इसके बाद श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन और दुग्ध को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। इसके बाद नीली क्रांति। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन और इसको बढ़ावा देने के लिए, प्रसार करने के लिए नीली क्रांति का प्रयोग किया गया। इसके बाद रजत क्रांति का प्रयोग अंडा उत्पादन के लिए किया गया। उसी प्रकार पीली क्रांति का उत्पादन तिलहन उत्पादन के लिए किया गया। लाल क्रांति का उत्पादन टमाटर एवं मांस उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया। और अंत में सुनहरी क्रांति का उपयोग फल उत्पादन और फल को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो अभी हमने समझा कि भारत में कौन सी फसल के लिए कौन सी क्रांति उपयोग में लाएगी। अब हमारा अगला टॉपिक है, अब समझते हैं कि कौन सी फसल किस राज्य में होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख फसल है वो केसर, लेकिन इसके अलावा धान, गेहूं और मक्का यहाँ की प्रमुख फसल है। और जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख में चने की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। मैप में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से गेहूं, गन्ना, आलू और दुग्ध उत्पादन में काफ़ी विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला राज्य हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से जूट और चावल की खेती की जाती है। चलते हैं अगले राज्य पे। अगले राज्य में चलने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा। एग्जाम में पूछता है कि IR-20 क्या है? तो यह एक चावल की किस्म होती है। यह उन क्षेत्रों में होता है जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब चलते हैं अगले राज्य पे। अगला राज्य हमारा असम। यहाँ प्रमुख रूप से चाय उत्पादन में सबसे ज़्यादा असम राज्य है, लेकिन आप मैप में देखेंगे दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन तमिलनाडु में होती है। अब चलते हैं अगले राज्य पे। अगला राज्य हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जैसे कि आप बैकग्राउंड में
मैप देख रहे हैं, यहाँ प्रमुख रूप से सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और यहाँ प्रमुख रूप से कुल दालें पाई जाती हैं। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने वीडियो के बैकग्राउंड में एक भारत का मैप भी बनाया है, इसलिए आप मैप के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि किस राज्य में कौन सी फसल पाई जाती है। तो राजस्थान में प्रमुख रूप से सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद गुजरात के प्रमुख रूप से कपास और मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से प्याज, अरहर, अंगूर और आम यहाँ से प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। अब चलते हैं अगले राज्य पे। अगला राज्य हमारा केरल। यहाँ प्रमुख रूप से प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल और काली मिर्च पाई जाती है। इसके बाद बात करें हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक में यहाँ प्रमुख रूप से कॉफ़ी, रेशम, सनफ्लावर, कुर्ग ज़िले में काफ़ी अनुसंधान का केंद्र भी है, जो कि एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से हल्दी, तंबाकू और मक्का का उत्पादन किया जाता है। कुछ पॉइंट पे बात करते हैं। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है और तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग कहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कुल फसलों में कौन सा राज्य प्रथम है। तो कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, कुल दलहन में मध्य प्रदेश और कुल तिलहन में मध्य प्रदेश और कुल मोटे अनाज उत्पादन में राजस्थान। चलिए अब समझते हैं कि कौन सी फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन, राजस्थान में बाजरा का, आंध्र प्रदेश में मक्का का, मध्य प्रदेश में चना का, महाराष्ट्र अरहर, उत्तर प्रदेश मसूर, गुजरात मूंगफली। अगला है सरसों। सरसों राजस्थान में सबसे ज़्यादा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। सूर्यमुखी कर्नाटक में होता है। कपास का उत्पादन गुजरात में सबसे ज़्यादा और जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में और आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में और लास्ट प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। तो अभी आपको हमने बताया कि किस राज्य में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। तो रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को बोला जाता है एपीकल्चर। मत्स्य पालन को बोला जाता है पीसीकल्चर। बागवानी को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। और फूलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। और अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। और केचुए के पालन को कहा जाता है वर्मीकल्चर। यहाँ से हर एक एग्जाम में एक कृषि विधियाँ पूछी ली जाती है। अब बात करेंगे कि भारत में प्रमुख रूप से किस प्रकार की फसल पाई जाती हैं। तो यहाँ प्रमुख रूप से 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और नकदी फसल। अब चलिए समझते हैं एक एक फसल को। तो रबी की फसल जो होती है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे गेहूं, सरसों और मटर। अब है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जैसे चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास। अगली फसल है नकदी फसल। वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से बोई जाती हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू और जूट। अगली फसल है जायद की फसल। यह फसल मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं, जैसे तरबूजा, खीरा, ककड़ी इत्यादि। चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये जो पॉइंट मैंने इकट्ठे किए हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तिलहन प्रौद्योगिक मिशन की जो स्थापना की गई वह कब की गई? 1986 में। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पे, जबकि प्रथम में चीन और दूसरे में अमेरिका। विश्व में भारत का स्थान प्रथम आम, केला, चीकू, नींबू, काजू, नारियल, अदरक, हल्दी और दूध में आता है।
विश्व में भारत का दूसरा स्थान गेहूं, चावल, फल, गन्ना, अलसी। तो यहाँ से प्रथम और दूसरे स्थान में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सबसे उच्च कोटि का जो कहवा होता है वह अरेबिका होता है। अगला पॉइंट है, मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला पॉइंट है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। चलते हैं अब अगले पॉइंट पे। मैंने जो ये अगला पॉइंट बनाया है वह एग्जाम में पूछे जाने वाले अधिकतर प्रश्नों का ये पॉइंट बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1905 में बिहार में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन बना? कौन बना? भारत। यह काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कहाँ से हुई? पेरू यानी चिली से। तो चिली देश से सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। अगला प्रश्न है, किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? केचुए को। अगला प्रश्न है, आलू एक प्रकार का क्या है? तो क्या है? तना। अगर एग्जाम में आ गया कि आलू एक प्रकार का क्या है? तना है, फूल है, जड़ है, तो क्या बोलेंगे आप? उसे तना बोलेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, गेहूं में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 42। यह काफ़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मक्का को। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना फल कौन सा है? तो कौन सा है? खजूर। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। अगला और लास्ट प्रश्न है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? चीन। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? इस वीडियो में मैंने आपको भारतीय कृषि से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, भारत की प्रमुख फसल बताई, कौन सी फसल किस राज्य में प्रथम है और भारत की कौन कौन सी कृषि विधियां हैं, किस प्रकार की कृषि की जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी और यह भी बताया कि एग्जाम पॉइंट से कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कुछ प्रश्न भी मैंने आपको बताया जो कि एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि आपका अगर एक लाइक मिलता है हमें, तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है कि हमने आपके लिए कुछ अच्छा बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है उसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपको निश्चित ही हेल्प देगा। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।